गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद से और मैं हूं ज़फर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं यूपीएससी 2022 टॉपर सल्तनत परवीन। तो देखते हैं भाई वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। आपका नाम सल्तनत है, क्या मतलब होता है सल्तनत? टेल मी समथिंग व्हाट इज गंगा जमनी तहजीब। चैट जीपीटी में जीपीटी क्या है? और लखनऊ के लास्ट नवाब कौन थे? मैं कम प्लीज कम इन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, प्लीज टेक योर सीट। सल्तनत, राइट would you like your interview to be in English or Hindi? सर बाइलिंगुअल। Bilingual. Okay, Saltanat, tell us about yourself. So my name is Saltanat Parveen. I belong to Lucknow district of Uttar Pradesh and I have done my graduation in BTech Computer Science Engineering from Integral University in 2016. After that I'm in preparation and my hobbies are playing volleyball and upcycling. Okay, what is upcycling? So upcycling is a process in which unused or waste materials are innovated into and are given a new function which are more valuable and beautiful than the earlier one. Can you give me an example? For example, water bottles that can be re-innovated into a beautiful wind chime. Okay, so the value will go up. Yes, sir. And अभी प्रधानमंत्री जी एक कॉन्फ्रेंस में गए थे और उन्होंने एक खास तरीके की जैकेट पहनी थी, जी सर। ब्लूइश कलर की थी। क्या खास बात थी उसमें? सर जो जैकेट सर ने पहनी थी प्राइम मिनिस्टर ने, वो वेस्ट मटेरियल से बना हुआ था, प्लास्टिक वेस्ट से। तो जब प्रधानमंत्री ऐसे ही कोई जैकेट पहनते हैं वेस्ट मटेरियल से, जी, तो क्या क्या मोटिव हो सकता है इसके पीछे, या सिर्फ ऐसे ही पहन ली उन्होंने? सर ऐसे तो नहीं पहनी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक डेजिग्नेटेड पोस्ट है, हाईएस्ट अथॉरिटी है कंट्री का। तो अगर उन्होंने कोई स्टेप लिया है तो वो डेफिनेटली कंट्री सिटीजन्स को एक मैसेज देने के लिए है टू गो इको फ्रेंडली। ठीक बात है। आपका नाम सल्तनत है, क्या मतलब होता है सल्तनत का? सर जब एक सुल्तान किसी टेरिटरी पे रूल करता है तो उस टेरिटरी को सल्तनत कहते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के मुझे जो रूलर्स हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताइए। सर दिल्ली या डायनेस्टीज बता दीजिए बस। सर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1193 से, और इसमें सबसे पहले गुलाम वंश था। उसके बाद सर आई थिंक खिलजी वंश था, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस। सर क्रोनोलॉजी से मैं ऐसे बता, फिर तुगलक हैं, फिर तुगलक हैं, फिर सईद डायनेस्टी भी है सर, ये सब थे। और फिर लास्ट डायनेस्टी कौन सी थी? सर लोधी। लोधी। और लोधी डायनेस्टी के बाद कौन आए? सर लोधी के बाद मुगल्स आ गए थे। मुगल्स आ गए। कौन सी बैटल हुई थी? बैटल और कहाँ हुई थी बैटल? सर पानीपत। पानीपत की। बट ये कौन सी बैटल थी? पहली थी, दूसरी थी? सर ये फर्स्ट थी। पहली थी। जी, ठीक बात है। और तो सल्तनत आपने तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की हुई है। जी सर। और आजकल चैट जीपीटी इतना चर्चा में है। जी सर। तो चैट जीपीटी में जीपीटी क्या है? सर चैट जीपीटी जो है एक चैट रोबोट है जो रिसेंटली डेवलप हुआ है। जीपीटी जनरेटिव प्रीएम्प्टिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। राइट सर। तो क्या होता है ट्रांसफॉर्मर? ट्रांसफॉर्मर सर एक डिवाइस है सर, आई एम नॉट वेरी श्योर। चलिए कोई बात नहीं। किस कंपनी ने बनाया है इसको? सर यूएस बेस्ड एक कंपनी है ओपन एआई। ओपन एआई उसने डेवलप किया। अच्छा। और आप तो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, मुझे ये बताइए कि अगर हमको कोई एआई को टेस्ट करना है तो कौन सा टेस्ट यूज़ होता है? कि मतलब लाइक हमको पता चले कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या इसके पीछे कोई ह्यूमन बीइंग है। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, सोचिए ना, चैट हो रही है, तो ये एआई है या ह्यूमन बीइंग है, ये कैसे पता चलेगा? क्या कोई ऐसा टेस्ट है? जी सर, अभी वेबसाइट्स पे या एप्स पे एक ऐसा टेस्ट डेवलप किया गया है जिसमें कैप्चा होता है। तो कैप्चा के थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर इट्स ह्यूमन बीइंग और अ रोबो। अच्छा, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहती हैं? सर जब मैंने 12th पास किया था तो सिविल सर्विसेज मेरे माइंड में नहीं था।
उस वक्त ग्रेजुएशन जो बीटेक है मेरा, ये इसमें एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर है, प्लस जॉब से रिलेटेड लाइक ईजी है जॉब मिलना इससे, तो इसलिए मैंने बीटेक ऑप्ट किया था। बट जब मेरे ग्रेजुएशन के टाइम देन आई रियलाइज माई कैपेबिलिटी, जो कि सिविल सर्विसेज से काफ़ी अलाइन करती हैं, जो वैल्यूज़ थी मेरी, लाइक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, ये सब ये वैल्यूज। तो हर जॉब में आपको मदद करेगी, नॉट जस्ट सिविल सर्विसेज। सर जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एक फैक्टर था वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किया सिविल सर्विसेज की तरफ, और सिविल सर्विसेज सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो मुझे ये सब देता, एक अपॉर्चुनिटी देती जो अपने आसपास के सोसाइटी में चेंज ला सके इन ए प्रोग्रेसिव वे। अच्छा, और मुझे ये बताइए कि अभी हाल फिलहाल में जो तुर्की में भूकंप आया, इसके बाद भारत ने वहाँ हेल्प की जी। तो इसको जनरली हम लोग अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध की भाषा में बोले तो HADR ऑपरेशंस बोलते हैं, ठीक है? तो क्या होता है HADR? सर फुल फॉर्म मैं नहीं श्योर हूँ, बट ह्यूमन रिलीफ ह्यूमैनिटेरियन रिलेटेड। असिस्टेंस एंड डिजास्टर जी रिलीफ सर। बोलते हैं। तो भारत ने ये जो ऑपरेशन किया उसका क्या नाम रखा गया? सर ऑपरेशन दोस्ती नाम रखा है। ठीक। Sultanate, you are from Lucknow. यस मैम। Tell me something, what is Ganga Jamni Tehzeeb? हम गंगा जमुनी तहजीब, एज द नेम इंडिकेट, दिस आर द मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट कल्चर्स, गंगा एंड जमुनी, और ये दोनों नदियाँ उत्तर प्रदेश में बहती हैं, तो उसी से रिलेटेड है मैम। वहाँ के आसपास की जो सोशल हार्मनी है, सोशल बॉन्डिंग है, जो रिलीजियस हार्मनी है, ये उसको इंडिकेट करता है। Okay. Sultanate, Justice Heman Gupta saying retired judges should not join any public office. जी आप क्या सोचती हैं इस पर? What is your opinion? मैम, जहाँ तक मेरी ओपिनियन की बात है, मुझे लगता है जस्टिस जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको एक कूलिंग पीरियड देना चाहिए आफ्टर द रिटायरमेंट, और उसके बाद दे शुड बी अलाउड टू ज्वाइन। Okay. आप जब भी लखनऊ की बात होती है, वी ऑलवेज टॉक अबाउट नवाब्स, ठीक है? आप मुझे लखनऊ की बेगम्स के बारे में कुछ बताइए। मैम, अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है, बेगम हजरत महल का नाम आ रहा है। उन्होंने 1857 में काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया था, और उनका योगदान काफ़ी सराहनीय रहा है। अच्छा, ये अपसाइक्लिंग और रिसाइक्लिंग में क्या कोई अंतर होता है? जी मैम, अंतर होता है। जो रिसाइकलिंग है उसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बिल्कुल डिग्रेड कर देते हैं, उसको ज़ीरो लेवल पे ले आते हैं, उसके बाद उसको नया प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करते हैं। जो अपसाइक्लिंग है, प्रोडक्ट वही रहता है, बस उसे थोड़ा इनोवेटिव तरीके से उसको यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, ये जो डिबेट है NJAC वर्सेस कॉलेजियम, राइट मैम। आपका क्या सोचना है उस पर? मैम, जो कॉलेजियम सिस्टम है, मुझे लगता है उसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिकॉज ये एक क्लोज डोर सिस्टम है, और किसी भी डेमोक्रेसी में ये बहुत रेयर देखने को मिलता है कि जजेस ही जजेस की नियुक्ति का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो मुझे, जहाँ तक मुझे लगता है, इसमें एक ओपन डोर होना चाहिए, तो इसके माध्यम से जिससे ट्रांसपेरेंसी आ सके, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो। ओके, सो डोंट यू थिंक जुडिशरी पे हमेशा इतनी चर्चा होती है, जजेस कैसे होने चाहिए, सर्विसेज में कैसे होना चाहिए, आपको नहीं लगता कि जुडिशरी के लिए भी एक ऑल इंडिया सर्विसेज बना दी जानी चाहिए? मैम, जहाँ तक बात है ऑल इंडिया सर्विसेज की, तो वो स्टेट लेवल पे तो है, नेशनल लेवल पे मैम मुझे लगता है बना देनी चाहिए, क्योंकि इससे मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट होंगे, प्लस अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी जजेस। क्योंकि जैसे ऐसा बोलते हैं ना कि जो जुडिशियल सर्विसेज हैं वो बड़ा तटस्थ रह के काम करने वाली चीज़ें हैं, तो ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई, आप एक स्टेट में पैदा होते हैं, दूसरे स्टेट में सर्विसेज देने जाते हैं, जी। तो गुंजाइश है कि ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे आप, है ना? आपने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि करेंगे तो अच्छा होगा। क्या आप इसके कोई निगेटिव्स भी देखती हैं, या आपको लगता है कि अगर इसको बनाने का सोचा जाएगा तो क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी सिस्टम को, उनको क्या दिक्कतें आ सकती हैं? हम जहाँ तक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात है, इसमें चैलेंजेस ऑब्वियसली हर चीज़ में होते हैं, तो इसमें भी होंगे ही। इसमें जहाँ तक मुझे लगता है एक रिसोर्सेज का चैलेंज होगा, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन कराना ये एक टफ टास्क है, तो ये एक है। प्लस इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा इंटरफेरेंस के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि एक जो बॉडी होगी जो अपॉइंटमेंट करेगी उसमें उसकी लाइक ऑथेंटिसिटी मेंटेन करना, ये एक बहुत चैलेंजिंग काम होगा। ठीक है, थैंक यू सर। कंटिन्यूटी में मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में? सर, ऑल इंडिया सर्विसेज मेंशन्ड है, जुडिशियल सर्विसेज नहीं मेंशन्ड है। जुडिशियल सर्विसेज मेंशन्ड नहीं है? जी सर, जहाँ तक मुझे याद है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज कहाँ पर मेंशन्ड है? सर, ये राज्यसभा का अधिकार है। किस सर, आर्टिकल में? आर्टिकल नॉट वेरी श्योर सर, अगर अलाउ करेंगे तो मैं गेस करूँ। यस प्लीज। सर, आई थिंक आर्टिकल 249 में है। 249 तो ये कहता है कि मतलब यदि राज्यसभा कोई रिजोल्यूशन पास कर देता है 2/3 मेजोरिटी से, तो पार्लियामेंट लॉ मेक कर सकता है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर। जी सर।
ये वाली बात है ना। जी खैर कोई बात नहीं। आपका नाम सल्तनत है, आपने कहा कि सल्तनत जो है वह सुल्तान के द्वारा रूल्ड होता है। राइट सर। तो सुल्तान और बादशाह में कोई डिफरेंस है क्या? जैसे हम दिल्ली सल्तनत के रूलर्स को सुल्तान कहते थे जी और बाद में हम मुगल बादशाह कहते थे, तो सुल्तान और बादशाह में कोई डिफरेंस होता है क्या? सर मुझे इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। और नवाब को अगर काउंट कर लें तो नवाब और सुल्तान और बादशाह, नवाब की क्या कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी? नवाब किसको कहते थे? सर नवाब बेसिकली लखनऊ से ही जोड़ा जाता है, नवाब की नगरी लखनऊ को ही कहा जाता है। तो सर मुझे जो प्रॉपर डिस्टिंक्शन है वो मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा सर। अच्छा, और लखनऊ के लास्ट नवाब कौन थे? सर 1857 के टाइम जो हजरत महल ने जो लड़ाई लड़ी थी, उनके जो बेटे थे बिरजीज कादरी, उनको नवाब घोषित किया गया था। इनफैक्ट मैं ये जानना चाह रहा था जी कि इन सब में बेसिक डिफरेंस क्या है, या सब एक ही चीज है? खास करके वर्ना या कास्ट की हम अगर बात करें और यूरोपियंस की अगर हम डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें, तो डिफरेंस क्या आता है? सर जो वर्ना शब्द है वो वर्ण से लिया गया है, जिसका मतलब वर्क या प्रोफेशन होता है। वर्ना का अर्थ तो कलर होता है ना सर वर्ण मीन्स कलर, वर्ना मीन्स कलर। सर वर्ण हाँ, वर्ण मीन्स कलर, जी नॉट क्लास। ओके बिकॉज आर्यंस ये कहते थे कि जो यहाँ के लोकल्स हैं, जी इंडिजिनस हैं, वो डार्क कॉम्प्लेक्सन से आते हैं और जी। आर्यंस खुद को वाइट White कॉम्प्लेक्सन जी की बात करते थे। तो अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए उन्होंने वर्ना सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। जी बेसिकली तो यही था ना। जी सर जो मेजर डिस्टिंक्शन जो मुझे लगता है, वरना एक प्रोफेशन बेस्ड डिस्टिंक्शन है। कास्ट जो है, कास्ट में प्रोफेशन को उतना वैल्यू नहीं देता। ये पोस्ट वैदिक काल में कास्ट सिस्टम को रिजिड बना दिया गया था, जिसमें आप बॉर्न होते हैं वही आपका कास्ट हो जाता है, फिर वही आपको प्रोफेशन चूज करना पड़ता है। तो कास्ट में मोबिलिटी के चांसेस कम होते हैं सर, वरना मेरिट बेस्ड होता है। कास्ट लाइक वो बर्थ के वजह से होता है सर। ओके ओके। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर? Sir, culture is a complex whole which consists of beliefs, knowledge, arts, and every other thing which an individual inherit or acquires by being a member of the society. Okay, very good. And you like to play volleyball? Right, sir. Okay. So how many players participated in volleyball? So there are total 6 players in one team. 6 players. Right, sir. Okay. And you want to play on which position? Sir, I like to play at the attacking position, which is number 4th. Number 4th. Right, sir. Very good. Okay. And वॉलीबॉल को प्रमोट करने के लिए कोई अभी रिसेंट में कुछ प्रयास हुए? सर सिर्फ वॉलीबॉल के लिए नहीं, बट एज अ होल पूरे स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए खेलो इंडिया गेम्स, क्रिकेट को ले लें या कबड्डी को ले लें, तो जिस तरह से लीग वगैरह को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्या उस तरह से यहाँ पर है कुछ वॉलीबॉल के लिए? जी सर, डोमेस्टिक लीग्स बहुत सारे होते हैं। अभी इनफैक्ट लास्ट मंथ में साउथ इंडिया में एक वॉलीबॉल डोमेस्टिक लीग चल रहा था, जिसमें कि अजीत लाल एक प्लेयर हैं, उनका नाम काफी उभर के आया है सर। अच्छा, अगर हम इंडियन वॉलीबॉल की बात करें जी, तो आपने कहा कि वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं जी, जबकि जब हम नेशनल टीम की बात करते हैं तो देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ 7 प्लेयर्स। जी, उसका क्या सेंस है? उसको 7 ब्रदर्स भी बोलते हैं। जी सर, जो 7th प्लेयर है वो लिब्रो होता है गेम में। तो वो बेसिकली एक डिफेंसिव पोजीशन होता है जो कि बैक पोजीशन से खेलता है। उसका मेन काम, वो बॉल को हिट नहीं कर सकता, मेन काम उसको बॉल डिफेंड करना होता है, रिसीव करने का काम होता है उसका। वेरी गुड, थैंक यू। सल्तनत, ये बताइए कि ग्लास सीलिंग से क्या समझते हैं? सर, ग्लास सीलिंग एक कॉन्सेप्ट है, पर्टिकुलरली अगर इंडिया की बात करें तो ये बेसिकली एक बैरियर प्रोवाइड करता है जो कि इनविजिबल है अराउंड द वुमेन। इसमें बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि पेट्रियार्कल माइंडसेट हो गया, या फीमेल को एजुकेशन नहीं दिया जाता है, इससे रिलेटेड भी चीज़ें हैं। प्लस आपने भी फेस किया ऐसा कोई ग्लास सीलिंग कि आप कुछ करना चाह रही थी और आपको लगा कि नहीं, यहाँ तो मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा? नहीं सर, मैंने पर्सनल लेवल पे कुछ फेस नहीं किया है, बट सोसाइटी में, जिस सोसाइटी से मैं आती हूँ, वहाँ के जो मेरे दूर के रिलेटिव्स हैं, उनका ज़रूर ये कहना है कि लड़की को इतना क्यों पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, सल्तनत के काफ़ी ज़्यादा बात होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। जी,
तो क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्या भारत के किसी राज्य में लागू है ये? सर यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 DPS में मेंशन है और इसका ये मतलब है कि ऑल द सिटीजन्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट और एनीथिंग, प्लेस ऑफ बर्थ, दे आर गवर्न बाय द सेम लॉ। और जहाँ तक सर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात है तो ये अभी गोवा में इम्प्लीमेंटेड है। गोवा में है जी अच्छा। ये जो पर्सनल लॉज हैं ये किन चीज़ों को कवर करते हैं? सर जो पर्सनल लॉज हैं वो रिलीजन बेस्ड है हमारी कंट्री में और इसमें सिविल लॉज ही आते हैं, जैसे कि मैरिटल हो गया, डिवोर्स रिलेटेड हो गया, ये सब चीज़ें हैं सर। ठीक बात है। तो आप क्या हैं, आप इसके समर्थन में हैं या आपको लगता है कि नहीं अभी शायद समय नहीं आया है कि इसको लागू किया जाए? सर जहाँ तक इसके लागू करने की बात है, इसके चैलेंजेस बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो ये कंसेंसस बेस्ड होना चाहिए, सबकी सहमति के हिसाब से ही ये इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इसके लिए सर रिसोर्सेज भी बहुत चाहिए हमें। तो जहाँ तक मुझे लगता है सर ये लागू होना चाहिए बट इन अ फेज्ड मैनर। ठीक बात है। मुझे ये बताइए कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं जी उनके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जिनका भी नाम आपको आता हो, जी तो चीन से शुरू करते हैं। चीन का बताइए। शी जिनपिंग है सर। पाकिस्तान? सर अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। पढ़ा था मैंने। बांग्लादेश? सर अभी बिल्कुल नेपाल? नेपाल के हैं सर, प्रचंड है, ठीक बात है। पूरा नाम मुझे नहीं। और श्रीलंका? श्रीलंका के राजपक्षी हैं। अभी वर्तमान में तो नहीं। मालदीव्स? सर मालदीव्स का मुझे नहीं पता। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है कि भारत के सबसे अच्छे संबंध किस देश से हैं पड़ोस में? सर भारत के वैसे तो सबसे ही अच्छे संबंध है बट जहाँ तक मुझे लगता है सर बांग्लादेश से ज़्यादा अच्छे टर्म्स हैं हमारे। अच्छा। और आपने एंथ्रोपोलॉजी वैकल्पिक विषय लिया है। जी सर। ये निएंडरथल्स कौन थे? सॉरी सर। निएंडरथल्स? निएंडरथल्स। सो निएंडरथल्स ह्यूमन एंसेस्टर्स हैं जो कि प्राइमेट कैटेगरी में आते हैं। और ये नाम कैसे पड़ा? ये निएंडर वैली से नाम पड़ा है। जी सर। ठीक है। आप निएंडर वैली कहाँ है ये बताइए मुझे। सर ये मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, अच्छा। ब्रश अप करना। इसी तरीके से डेनिसोवान्स कौन थे? डेनिसोवान्स सर ये भी ह्यूमन एंसेस्टर्स ही हैं। हाँ। और ये कहाँ है ये नाम कैसे पड़ा? सर नॉट वेरी श्योर बट आई थिंक ये मेघालय के किसी कौन। नहीं, आप इसको देखिएगा। जी सर। आखिरी सवाल सल्तनत आपसे ये है जी कि मान लेते हैं कि आपका चुनाव या सिलेक्शन हो जाता है सिविल सेवा में। जी अब आपको एक नियुक्ति करनी है, ठीक है, और वो एक कमेटी है जिसकी आप हेड हैं जी और ये जो एक अपॉइंटमेंट करनी है, एक ही व्यक्ति को आपको सिलेक्ट करना है और तभी आपके एक मित्र आते हैं, वो आपको रिक्वेस्ट भी करते हैं कि मैंने भी इसके लिए आवेदन किया हुआ है और आपको भी ये रियलाइज़ होता है कि ये सारी पात्रता पूरी करते हैं और वेल क्वालिफाइड है उस जॉब के लिए जी और इंटरव्यू अगले दिन है। क्या करेंगे आप? उन्होंने खासतौर से आपको रिक्वेस्ट की है, अपनी परेशानी भी बताई है कि काफ़ी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं जी। और उनको जॉब की आवश्यकता है। सर जहाँ तक सिलेक्शन की बात है तो सिलेक्शन फेयर होना चाहिए और जहाँ तक फ्रेंडशिप की बात है तो मैं उनसे बोलूँगी कि आप एप्लीकेशन दीजिए, हम कंसिडर करेंगे। और उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, मतलब नेक्स्ट डे इंटरव्यूज होने हैं, कई सारे जी। कैंडिडेट हैं, वो भी एक कैंडिडेट है। उन्होंने सिर्फ पहले से आके आपको बता दिया है कि मैं भी आ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो सर मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो मेरे दोस्त हैं। बेसिकली इंटरव्यू कंडक्ट मैं कराऊंगी और सारे जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं सबको फेयर मौका मिलेगा सबको और जो अपॉइंटमेंट होगा सर वो मेरिट बेस पे ही होगा सर। ठीक है सल्तनत, आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। टेक योर सीट। थैंक यू सल्तनत, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सर मुझे लगता है ऑप्शनल थोड़ा ब्रश अप करना है और जी करंट अपडेट रहना। ये पहला प्रयास होगा इंटरव्यू के लिए? जी सर। और कौन सा अटेम्प्ट है आपका? सर ये 4th है, इससे Fourth पहले 2 है। मेंस लिखे थे। अच्छा, मेंस अच्छे हुए हैं इस पर? जी सर। मेंस अच्छा हुआ? सर जहाँ तक मुझे लगता है अच्छा ही हुआ। चलिए, देखिए सल्तनत, जी आपका एक तो नाम बहुत यूनिक है, जी राइट? तो यू शुड एक्सपेक्ट, अब वहाँ अगर उन्हें पता होगा नहीं होगा आपसे पूछते हैं, बिकॉज वो टोकन सिस्टम रहता है, राइट। तो ऐसा हो भी सकता है कि शायद नाम पे कोई बात ही ना हो। जी लेकिन फिर भी क्योंकि आपका ये नाम है और हो सकता है किसी तरीके से थोड़ा सा आइडिया अगर उनको होता है
तो थोड़ा आप तैयार रहेंगे इस पे ना। Sure. तो इससे जुड़ी हुई चीज़ों के लिए सर ने जैसे आपसे जो पूछा कि सुल्तान और बादशाह में क्या फ़र्क होता है, जी तो जो सुल्तान थे वो खलीफा को अपना मतलब सुपीरियर मानते थे, जी तो सॉवरेन नहीं थे। Okay. जबकि बादशाह के केस में वो सॉवरेंटी सॉवरेन ना। और इसी तरीके से सर ने आपसे पूछा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में। तो ऑल इंडिया सर्विसेज आपने राज्यसभा का वो बताया आर्टिकल, जी जबकि आपको बताना चाहिए था 312। सर वो एग्जैक्टली सर वो मुझे पता था बट वो हाँ, याद तो नहीं। वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जी। इसी तरीके से वॉलीबॉल पे जब बात हुई आपसे, आपने बताया हुआ है और सर ने आपको फिर हिंट भी दिया। तो क्या होता है ना कि कभी कभी क्वेश्चन का इंटेंशन आपको समझना है कि एक्चुअली बोर्ड मेंबर क्या सुनना चाह रहे हैं आपसे। ओके तो जैसे प्रो वॉलीबॉल लीग आपने नहीं बोला जी हाँ, जैसे फुटबॉल के लिए भी इंडियन सुपर लीग है, जी। क्रिकेट में आईपीएल है और अब डब्ल्यूपीएल भी आ गई है। उसी तरीके से कबड्डी में और वॉलीबॉल में भी चल रही है। तो लीग के बारे में आप थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। राइट, आपने उसको हॉबी रखा है। बाकी जब बात आप करेंगे किसी से भी, तो जिससे बात हो रही है उसी के साथ आई कांटेक्ट रखिए। ओके ये मत करिए कि मतलब आप मेरे से बात हो रही है, आप सर को देख रहे हैं, या सर से बात हो रही है मुझे देख रहे हैं, या मैम को। तो जिससे बात हो रही है उसी से बात करेंगे। थोड़ा सा आपका नेक मूवमेंट भी है, ठीक है, तो आई मूवमेंट के साथ नेक मूवमेंट भी है। तो वो कोशिश कर सकते हैं जितना रिस्ट्रिक्ट रहें उतना अच्छा है। फॉर्मल इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ओके मायने रखती है, राइट। इसके अलावा आपका जनरली कैंडिडेचर बहुत अच्छा है सल्तनत, तो कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि आपको अच्छे नंबर नहीं मिलने चाहिए इंटरव्यू में, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस से जाइए जैसा आपने आज परफॉर्म किया है। जी थोड़ा सा करंट अफेयर्स और अपडेटेड होके जाइएगा। Okay. यूपी रिलेटेड अभी बजट आया है, बजट के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स वगैरह हैं वो देख लेंगे। नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं वो, और यूपी से जुड़े हुए कुछ मुद्दे जो कि काफ़ी ज़्यादा ज्वलंत हैं उनको भी देख लेंगे। जैसे कि अभी हाल ही में कानपुर में भी कोई घटना हुई, अच्छा। लॉ एंड ऑर्डर पे बात हो सकती है, Right, sir. राइट। तो इस तरीके की चीज़ों पे क्या है आपका, और कई सारे विवाद जो चल रहे हैं जैसे कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर ये सब, तो उस पर भी आपकी राय क्या है ना, बैलेंस्ड व्यू रखना है आपको। ओके ये इतना करेंगे तो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ठीक ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हाँ जी गाइस, तो जैसा आपने भाई देखा कि टॉपर तो हैं, लेकिन उन्होंने जो जो सर ने या मैम ने क्वेश्चंस किए हैं ना, लेकिन उन्होंने तुरंत ही ना उसका भाई जवाब देकर एक ना शौक सा कर दिया है कि मतलब देख लें कि हर जो भी क्वेश्चन सर ने या मैम ने किया है उन्होंने तुरंत ही भाई उसका आंसर किया, और ऐसे फटाफट, कोई भी मतलब देरी नहीं। इतनी उनकी ज़्यादा भाई तैयारी होती है जो ये स्टूडेंट होते हैं। इसीलिए आप देख लें कि जितने भी ज़्यादा मतलब टीचर होते हैं उनका ज़्यादा इसी पर ही होता है कि एक ना स्टूडेंट को हार बनाया जाए, मतलब करंट अफेयर्स के हिसाब से, या ये चीज़ें होती हैं। अक्सर आप देख लें कि हम वर्ल्ड अफेयर्स की जो वीडियो देख रहे होते हैं ना सर प्रशांत की, तो वो इन चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं या आंसर भी देते हैं खुद में, कि वो करंट अफेयर कुछ ज़्यादा भाई ना चॉइस उनकी होती है कि जो भी करंट हो रहा है वो चीज़ें भाई अपने स्टूडेंट को बताई जाएं। बहुत सारी क्लासेस होती हैं, सही बात है ये भाई, चीज़ें हैं इसमें भाई। अब कोई डाउट नहीं। आप देखो ना, एक करंट जो सिचुएशन है उसमें तो काफ़ी मतलब के सवाल सर ने किए हैं, तो वो एक आंसर है मतलब कि उन्होंने, जैसा कि ये प्राइम मिनिस्टर है नेबर कंट्री के पाकिस्तान की, तो बात करें तो इधर पता है, हमें नहीं खुद पता कि कौन है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन दूसरों के भी वो शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ किधर है, कोई और ही है, पता नहीं कौन है। तो छोड़े, वही लेकिन है PM। एक बात करें ना भाई, एक कॉन्फिडेंस की, तो भाई एक मतलब के भरा कुटा कॉन्फिडेंस है। एक बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि बंदे के अंदर कितनी मतलब के काबिलियत है, बंदा एक कितना मतलब के मायने रखता है इस पोजीशन को। तो इस बार भाई कोई डाउट नहीं था, हर चीज़ परफेक्ट थी। नहीं, 100% तो आंसर कोई भी नहीं दे सकता। आप देखो ना, अब आप गए एक रूम में, आगे 3 जो है ना वो बड़े बिलाव बंदे बैठे हुए हैं, ज़ाहिर बात है अच्छे टीचर्स हैं, और उन्होंने पहले ऑलरेडी जो है ना वो क्वेश्चंस लिख के रखे होते हैं, और आपके ज़हन में ठीक है एक आपने एक स्टडी किया होता है, बहुत सारी चीज़ों से आप अपडेटेड भी होते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना वो 100% नहीं होता। हाँ, अगर आप 89% भी अगर कर जाते हैं तो भाई आप, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उन्होंने एक तो कॉन्फिडेंस उसके अंदर उनके अंदर बहुत था, उन्होंने अच्छे रिस्पॉन्ड किए जो भी क्वेश्चंस उन्होंने किए हैं। लेकिन ये है कि ये एक अच्छा मॉक सेशन था, बहुत मतलब उन्होंने मतलब इससे कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहाल हो गया। लेकिन ये कि भाई
अगर देखा जाए तो ये एक बहुत टॉप का जो है ना वो एग्ज़ाम्स या एक तैयारी लग रही है। देख लो कैसे कैसे हार्डली जो है ना वो क्वेश्चन, जिसमें जो है ना वो करंट ओल्ड हर तरह के जो है ना वो हिस्ट्री रेलिवेंट कोई चीज़ भी पकड़ सकते हैं, आपके जो है ना हॉबी रेलिवेंट चीज़ भी पकड़ सकते हैं। मतलब एक कंट्री के जो मामला है उनको जो आउटसाइड किस तरह मतलब उन्होंने नेबर्स कंट्री का या इस तरह की चीज़ें कोई भी जो है ना वो मतलब इसका है कि हर तरह से आपको जो है ना वो तैयार होकर जाना पड़ना। तो अगर ये मॉक इस तरह के हैं तो ज़ाहिर बात है ये मॉक से रेलिवेंट अगर वो जो रियलिटी है वो अगर 70% भी है तो फिर भी काफ़ी अच्छा है। चलो कम से कम वो पहले तैयारी तो कर लेते हैं एक उनको इसमें कोई डाउट नहीं। आप टेबल पर भाई उनकी हर चीज़ पड़ी होती है, वो उसके रिलेटेड भी वो क्वेश्चन कुछ पूछ लेते हैं, कुछ जो एक सूरत हाल मतलब कि करंट बनी होती है उसके रिलेटेड भी पूछ लेते हैं। लेकिन सर भी काफ़ी भाई एक उन्होंने भी एक मुश्किल क्वेश्चन पूछे, जो थर्ड वाला सर था ना उसने कुछ चीज़ें पूछी हैं जो कि मतलब कि काफ़ी एक हार्डली थी, एक डिफरेंट चीज़ों का पूछना, तो उस पर थोड़ा सा भी उनको एक थोड़ा सा महसूस हुआ है कि लेकिन ये कि उन्होंने डायरेक्ट ये बोला कि सर सॉरी सर, ये चीज़ें होती हैं कि भाई ये नहीं कि इधर तुक्के लगाने लग जाते हैं, सर वो नहीं वो नहीं वो, ये चीज़ें नहीं थी बिल्कुल भी। उन्होंने बोला जिस चीज़ का नहीं पता सॉरी सर, बात ख़त्म, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात थी सबसे बढ़कर। लेकिन काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा, तो मुझे तो लगता है भाई अब तो 100% पास ही होंगे, टॉपर वैसे ही है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।